Hello everyone, welcome back to our channel Step Up Educator। आज हम जनरल साइंस का सेकेंड टॉपिक लेकर आए हैं। आप सबको पता ही है कि जेकेएसएसबी किसी भी पोस्ट के सिलेबस में जनरल साइंस का कंपोनेंट ऐड किया ही है, तो उसी का ही एक टॉपिक है, जनरल टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। अब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हमने ह्यूमंस का रेस्पिरेशन सिस्टम और प्लांट्स का रेस्पिरेशन सिस्टम कवर करेंगे। चलो देखते हैं। अगर मैं आपको रेस्पिरेशन स्टार्ट तो करवा रही हूँ, जिन बच्चों ने न्यूट्रिशन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो न्यूट्रिशन के वीडियो लेक्चर देखें, फिर रेस्पिरेशन का टॉपिक को कवर करें। अब रेस्पिरेशन, अब आप सब ने जब भी पढ़ा होगा नाइन्थ में, टेंथ में, 11th 12th किसी भी क्लास में, अगर आपने रेस्पिरेशन डेफिनेशन देखी होगी तो आपने यही चीज़ पढ़ी होगी, क्या? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही देखा होगा मुझे जहाँ तक लगता है हर बच्चे ने। पर अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? It is a combination of breathing. It is a combination of breathing and breakdown of and breakdown of simple food to release energy. To release energy. अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। ब्रीथिंग, सॉरी, ब्रीथिंग एंड ब्रेकडाउन। ब्रीथिंग जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ये ब्रीथिंग देखें, ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, बट रेस्पिरेशन अलग है। ब्रीथिंग के साथ साथ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में और भी चीज़ आती है। वो क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फूड टू रिलीज एनर्जी। अब ये सिंपल फूड कहाँ से आया? आपको याद होगा जब हमने डाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था, तो डाइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है। डाइजेशन के टॉपिक में हमने मेन क्या कवर किया था, उसके स्टेप्स को देखा था, जबकि उसके जो 5 स्टेप्स हमने मेन कवर किए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, कि कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किस में, एक सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना। अब रेस्पिरेशन क्या करता है? उसी सिंपल फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि वो क्या करे, एनर्जी को रिलीज करे। अब ये एक प्रोसेस है। जब हमने स्टेप्स देखे थे डाइजेशन के, उसमें हमने पहला स्टेप देखा था इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाने को लेना। डाइजेशन क्या था? फिर आता था सेकंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन में हमने कवर किया था कि जो डाइजेशन है ये वो प्रोसेस है जिसमें जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स हैं या इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, उसको हम कहते थे डाइजेशन। थर्ड हमने स्टेप पढ़ा था एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या बोला था कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब उसके बाद जो स्टेप था वो था एसिमिलेशन। क्या था? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब था कि जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, हमारी बॉडी सेल ने जो लिया है उसको यूज़ करेगा किस में? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। उसको हम कहते थे एसिमिलेशन। अब क्या हुआ, जो हमारा फिफ्थ स्टेप था जिसमें हमें एनर्जी मिलती थी, तो वो किसकी फॉर्म में थी? वो हमने जब पढ़ी थी तो वो थी किस फॉर्म में थी वो? ग्लूकोज की फॉर्म में। अब यही जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें? एनर्जी। अब इस ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। वो ब्रेक डाउन कैसे होती है, हमने इस टॉपिक में यही चीज़ कवर करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। The chemical process by which energy is released in cells is called respiration. It happens in all living cells all of the time.
द मेन फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन इन सेल्स इज ग्लूकोज। अब आप देख रहे हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो मेन पार्ट है या फिर मेन फूड सोर्स है हमारी एनर्जी का, वो क्या है? ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय इंजाइम्स। इस प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? इंजाइम्स। रेस्पिरेशन कैन बी कैरिड आउट आइदर विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेस्पिरेशन है वो विद ऑक्सीजन भी कैरी कर सकती है और विदाउट ऑक्सीजन भी कैरी कर सकती है। ये टॉपिक हम कवर करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कवर करेंगे। ये थी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब ये जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है ना, ये बहुत सारे मेथड से होती है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो रही होगी, या फिर जहाँ पे कुछ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे भी होती है। चलो अब हम वन बाय वन पहला देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? पायरूवेट में। ये हर मेथड में अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस है, उस टाइम पे जो पायरूवेट है ये कन्वर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख के रखो। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल। पहले तो ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और ये ग्लूकोज कहाँ था? सेल के अंदर था। और सेल के किस पार्ट के अंदर था? साइटोप्लाज्म के अंदर था। उसके बाद जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो गया पायरूवेट में। पायरूवेट जो था, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये किस में कन्वर्ट हुआ? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज हो गई। ये आ गया हमारा क्या? फर्स्ट पाथवे। इस तरीके से ग्लूकोज जो है वो एनर्जी रिलीज की। सेकंड, अगर हम देखें, पायरूवेट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में था, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर लेते हैं। जब वहां पे ऑक्सीजन क्या थी? प्रेजेंट थी। तब पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और वहां से एनर्जी रिलीज हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकेंड पाथवे हमने कवर किया कि ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? पहले तो पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ है। पायरूवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी वहां से रिलीज हो गई। ये सेकेंड पाथवे आ गया ग्लूकोज का, जिसके थ्रू जो ग्लूकोज है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। अब अगर हम थर्ड देखें, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो एनर्जी तब वहाँ रिलीज होती है कि उन सेल्स में ऑक्सीजन तो है बट कमी है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है या पहुँच नहीं पा रहा है वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या होता है कि पायरूवेट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कहाँ पे? जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे, वहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड। और क्या रिलीज करता है? एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है जब हम कभी रनिंग करते हैं तो हमें मसल क्रैम्प्स आते हैं रनिंग करते हुए मसल क्रैम्प्स। अब रनिंग करते हुए मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्योंकि ये वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्रैम्प्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है? लैक है, कमी है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? लैक्टिक एसिड। समझ आ गया? अब क्या होता है, जो जितनी भी ये सारी एनर्जी है ये यूज़ होती है किसके लिए? एटीपी को बनाने के लिए। अब एटीपी को याद रखना, एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ, क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। किसको कहा जाता है? एटीपी को। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है अलग अलग
मेथड से और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट देखो, ग्लूकोज था, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में सारी रिएक्शन हुई, पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ये यीस्ट में होता है, और याद रखना जब पायरूवेट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक्ट करेगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। अब वहां पे इसने क्या प्रोड्यूस किया? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज हुई। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन डेट इज इन ओवर मसल सेल, जैसे मैंने आपको मसल क्रैम्प्स की एग्जांपल बताई, उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज हुई। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया कि कैसे ब्रेक डाउन हो रही है ग्लूकोज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस प्रोसेस से, सो इसको पढ़ते ही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन कितने तरह का है। तो रेस्पिरेशन अगर देखें तो ये 2 टाइप्स का है, वन इज़ एरोबिक एंड सेकंड वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम यही चीज़ देखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ हो रही है। अब देखो आप, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, ये चीज़ आ गई, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एरोबिक। ठीक है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करती है। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है? एब्सेंस है। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि ब्रेकडाउन जो होती है सबस्ट्रेट की वो कंप्लीट होती है, बट एनारोबिक के केस में वो इनकम्प्लीट जो ब्रेकडाउन होती है। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो क्या क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में एंड प्रोडक्ट क्या था? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। जब रेस्पिरेशन की बात आती है तो हम इनहेल और एक्सहेल की बात करते हैं, नोज के थ्रू, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंक्योल, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्योल्स, देन एल्वुलाई। ये पार्ट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये हम देखेंगे आगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह इन सारे पार्ट्स का कोई फंक्शन तो इतना ज़्यादा नहीं है, ये जस्ट एक पैसेज का ही काम करते हैं, पर जहाँ पे इनका कोई फंक्शन होगा पार्ट का तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नॉस्ट्रिल, फर्स्ट जो पार्ट है उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल, ये पार्ट। नॉस्ट्रिल पार्ट में क्या होता है, ये 2 नॉस्ट्रिल्स आपने देखा होगा, जब नोज देखते हो तो वो जो 2 होल्स हमें दिखाई देते हैं उन दोनों होल्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। अब जो अंदर की तरफ आप अपना ही नाक देखो, उसके अंदर की तरफ जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग में हेयर्स होते हैं, और वो हेयर्स हमेशा थोड़े वेट कंडीशंस में रहते हैं ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। क्या सिक्रीट होता है वहाँ पे? म्यूकस। The mucus and the hair help in filtering the dust particles out from inhaled air. Further, air is warmed up when it enters the nasal passage. कहते हैं कि जो म्यूकस और हेयर है, ये दोनों का काम क्या है? डस्ट पार्टिकल्स को क्या करना? फिल्टर करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो वो आता है हमारा फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स। ये एक ट्यूब, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो जैसे ही नॉस्ट्रिल से पास होगा तो ये फेरिंग्स से भी क्या हो जाता है, जो भी हमारी हवा है, एयर है, वो पास हो जाती है। देन पार्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने देखा होगा जो यंग बॉयज़ होते हैं उनको एडम्स एप्पल दिखाई देता है, उसी को लैरिंग्स कहते हैं, वो वॉइस बॉक्स होता है। दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फेरिंग्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। अब जो लैरिंग्स का पार्ट है ये फेरिंग्स के बाद आता है, इसको क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया। अब देखो, जैसे ही लैरिंग्स से पार्ट पास हुआ
तो ये जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में क्या होती है, रिजिस रिंग्स होती हैं, जिसको हम कार्टिलेजनस रिंग्स कहते हैं। अब ये कार्टिलेजनस रिंग्स का क्या फंक्शन होता है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, ताकि ये जुड़ ना जाए बीच में, इसमें कोलैप्सिंग ना हो सके, इसलिए ये जो रिंग्स हैं ये क्या करती हैं, वहाँ पे बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोंकियाई। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ही ट्रैकिया आया तो क्या होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो है ये अलग से फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, उसको कहते हैं, ये जो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हुई है इसको कहते हैं ब्रंक्यूल्स, और ये जो ट्रैकिया डिवाइड होता है इसको कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इसके आगे जो है एयर सैक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्वुलाई। क्या कहते हैं, एल्वुलाई। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि एल्वुलाई ही मेन काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये हम आगे देखेंगे। ब्रोंकाई, ए पार्ट ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया विद वन ब्रांचेस गोइंग टू ईच लंग। जैसे मैंने आपको बता दिया, जो ट्रैकिया आता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखो, आप डायग्राम में भी देखो, जैसे ही ये ट्रैकिया आया, एक पार्ट यहाँ गया, एक पार्ट ईच, दोनों लंग्स में एक एक पार्ट जो ब्रोंकियाई का है वो एंटर हो गया। ब्रोंक्यूल्स, ए ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स। अब जब ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी तो वो ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज एल्वुलाई। दीज are air sacs at the end of bronchioles. The alveolus is composed of very thin membrane and is placed where blood capillaries open. ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे blood capillaries open करती हैं। अब आप देख भी पा रहे होगे इस डायग्राम में, सारी डायग्राम क्लियर है, ये आ रही हैं इसकी ब्लड कैपिलरीज। दिस इज alveolus where the oxygen mix with blood and carbon dioxide exits from the blood. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वुलाई टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एल्वुलाई जो है ये रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे गैसेस क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी ब्लड से एग्जिट कर देता है। ये जो एक्सचेंज हो रही हैं गैसेस, ये कहाँ पे होती हैं, एल्वुलाई में। कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, एल्वुलाई पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीथिंग मैकेनिज्म। किस ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है, इसमें दो मैकेनिज्म्स आते हैं, एक आता है इनहेलेशन और एक आता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब हुआ सांस लेना, एक्सहेलेशन का मतलब हुआ सांस छोड़ना। अब जब हम इनहेल करते हैं तब क्या होता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो तब क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब तब हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इनहेलेशन के टाइम पे जब हम सांस ले रहे हैं उस टाइम पे जो लंग्स हैं ये क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स हमारे एक्सपेंड्स हो जाते हैं। बट अगर एक्सहेलेशन की बात करें उस टाइम पे लंग्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रैक्शन होती है वहाँ पे। इनहेलेशन के टाइम पे जो डायाफ्रागम है ये फ्लैट शेप में होता है, बट एक्सहेलेशन के टाइम पे ये डोम शेप्ड बन जाता है, मतलब ऐसे जैसे आप इनहेलेशन के टाइम पे ये ऐसे रहेगा, बट एक्सहेलेशन के टाइम पे ये इस शेप में आ जाता है, इस शेप में, कि वो डोम शेप्ड कवर कर लेता है। तो ये आ गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन द लंग्स एक्सपेंड, बट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द लंग्स कंट्रैक्ट्स। रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स मूव डाउनवर्ड। डायाफ्रागम बिकम्स फ्लैट इन शेप एंड डायाफ्रागम कम्स इन डोम शेप्ड। अब डायाफ्रागम तो आपको मैंने बता ही दिया है, इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट हमारा डायाफ्रागम का होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है।
अब ह्यूमंस में तो हमने कंप्लीट कर ली, प्लांट्स में इतनी ज़्यादा रेस्पिरेशन का टॉपिक बनता नहीं है, बट जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सारा कवर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट, प्लांट्स नहीं, पार्ट्स। कहते हैं कि प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होती है। लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स सेपरेटली एक्सचेंज गैसेस। लीव्स अपने तरीके से करते हैं, स्टेम्स का भी अलग मेथड है, रूट्स का भी अलग मेथड है गैसेस को एक्सचेंज करने का। ये हम वन बाय वन ही देखेंगे। सबसे पहले है कि रेस्पिरेशन लीव्स में और रूट्स में कैसे होती है। अब जो लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है, और टाइनी पोर्स होते हैं। स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स हैं जो गैसेस जहाँ पे एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन स्टोमेटा लेते हैं और उसको सेल्स यूज़ कैसे करते हैं, सेल्स में, ताकि वो ग्लूकोज को डिसइंटीग्रेट कर सके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। लीव्स में टाइनी पोर जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, आपको पता है स्टोमेटा में भी एक क्लोज्ड स्टोमेटा गार्ड सेल से कवर होता है। अगर वो इस शेप में होगा तो वो क्लोज्ड होते हैं, अगर वो इस शेप में होंगे तो वो ओपन स्टोमेटा होते हैं। इनका भी अपना ही होता है कि कैसे उनको ओपन और क्लोज स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू डिफ्यूजन वाया स्टोमेटा। क्या पूछ सकते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज जो होती है वो किसके थ्रू होती है, वो डिफ्यूज़न के थ्रू होती है और वाया स्टोमेटा होती है। रूट्स की बात करें, अब देखो प्लांट हैं, देखो ये प्लांट है, अब ये रूट्स तक जाना बहुत मुश्किल है, रेस्पिरेशन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हवा कैसे जाएगी। क्या होता है कि रूट्स में कुछ गैप्स, यहाँ पे एयर के कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। दो सॉइल पार्टिकल्स पड़े हैं, वह उनके बीच में गैप होगा, वहाँ से एयर जो है वो एंटर करेगी, कहाँ तक, रूट्स तक। रेस्पिरेशन इन रूट्स, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स एयर फ्रॉम द एयर गैप्स और स्पेसिस। कहाँ से लेते हैं वो एयर गैप्स और स्पेसिस से। फाउंड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, जो दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पाए जाते हैं। हैंस एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन थ्रू रूट्स इज यूटिलाइज टू लिबरेट द एनर्जी एंड इज यूज टू ट्रांसपोर्ट साल्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब क्या करते हैं, यही जो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन है थ्रू रूट्स, इसको वो यूज़ करते हैं ताकि वो एनर्जी को रिलीज़ करें, और यूज़ करते हैं वही एनर्जी को कब, जब वो उनको साल्ट और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है सॉइल से। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन in stems. The air in case of stem diffuses into the stomata and moves through different parts of the cell to respire. अब क्या होता है, आपको पता है कि प्लांट्स अब प्लांट्स जो हैं, अब जो प्लांट्स होते हैं, मान लो कोई ग्रास है या एक बहुत बड़ा ट्री है, ये भी अगर वुडी और हायर प्लांट्स हैं, वहाँ पे गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं वो लेंटिसल्स के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू होती हैं, लेंटिसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। लेंटिसल्स किस में हेल्प करता है, तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किसकी रेस्पिरेशन में, वो भी आपको देखना है, वो किसकी, वुडी और हायर प्लांट्स की रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब ये सब चीज़ें थी रेस्पिरेशन के टॉपिक में, जिसमें हमने कवर किया रेस्पिरेशन। पहले हमने ह्यूमंस में कवर किया, देन हमने प्लांट्स में कवर किया। ह्यूमंस में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंप्लीट पढ़ा है, और प्लांट्स की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अलग अलग पार्ट के प्लांट्स के पार्ट में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर कर दी हुई हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में साइंस के कंपोनेंट से ही एक टॉपिक लेकर आएंगे। रेस्पिरेशन के टॉपिक में इसमें इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।